Assalamu alaikum guys, how are you? Today the opinion which I have to discuss is Pakistan unusual. तो हमने आज पाकिस्तान से रिलेटेड इस आर्टिकल को पढ़ना है। 7 अक्टूबर को ये पब्लिश किया गया है और इसमें उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पाकिस्तान मामूल से हटकर कोई कंट्री है, क्या पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं जो नॉर्मल स्टेट्स में नहीं होते, अनयूजुअल सिचुएशन है पाकिस्तान में, कोई यूजुअल से हटकर इंसिडेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। सो हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको। लेट्स बिगिन। Is Pakistan unlike the world's Muslim majority countries in some respects certainly but not in others? While religious violence there is on the higher side, it shares some striking similarities with other Muslim countries. उन्होंने क्या है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज जैसा नहीं है? क्या उसमें कोई चेंजिंग्स है? क्या उसका जो सिस्टम है, उसकी आइडियोलॉजीज़ हैं, उसके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से डिफरेंट है या उनके जैसे हैं? तो क्वेश्चन ये है कि कुछ रिस्पेक्ट्स में वो दूसरे मुल्कों जैसा है मुस्लिम मेजॉरिटी, बट कुछ एस्पेक्ट्स में वो नहीं है। रिलीजियस वायलेंस ज़्यादा है पाकिस्तान में और इसकी कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ बहुत सी सिमिलरिटीज़ भी हैं जो वो शेयर करता है। सो हमने देखना है कि क्या उसमें सिमिलरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, क्या डिफरेंसेस हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में हैं और बाकी कंट्रीज़ में नहीं हैं। टर्किश ऑथर अहमद कुरू हेल्प्स situate Pakistan within a broader context of authoritarianism, underdevelopment and ongoing conflict in Muslim countries. Kuru is a professor of political science at Santiago State University and director of Center for Islamic and Arabic Studies. Much of what is below derives from his award-winning book Islam, Authoritarianism and Underdevelopment, a global and historical comparison. The rest comes from my public conversation with him this week over Zoom before an audience in Islamabad. अब ये सारे के सारे उन्होंने बताया कि एक पब्लिश बुक ऑथर हैं टर्किश के अहमद, उन्होंने क्या कहा कि उनकी एक वो जो एक्चुअली प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी में और वो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इस्लामाबाद एंड इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़, सेंटर फॉर इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज़ के वो डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो मैंने ये डाटा लिया है ये तो स्पेसिफिकली उनकी एक अवार्ड विनिंग बुक है इस्लाम, अथॉरिटेरियनिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, आ ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल कंपैरिजन, उसमें से लिए है। बाकी डाटा है वो जो राइटर हैं उनकी वीक में जूम पर अहमद राइटर से या ऑथर से मुलाकात मीटिंग हुई थी, कॉन्वर्सेशन हुई थी, उन्होंने वहाँ से डाटा लिया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बॉर्डर में रखा है कि किस बॉर्डर में रखा है कि एक अथॉरिटेरियनिज्म है, अंडर डेवलपमेंट स्टेट है, कॉन्फ्लिक्ट कंटेनिंग स्टेट है। सो पाकिस्तान को उसने इन तीन पर्सपेक्टिव में, इन तीन कॉन्टेक्स्ट में रखा है और उसको स्टडी किया है। Countries where Muslims are in the majority, says Gurus, have significantly high levels of violence than others. Statistics tells a compelling story. 2/3, 8 out of 12 of the protagonists in the recent wars and 2/5 of the sides in the relatively minor conflict, 24 out of 60 were Muslim majority states or Muslim groups. These rates are disproportionate because Muslims constitute only 1/4 of the world's population and Muslim majority countries are only 1/4 of the world's countries. अब उन्होंने क्या बताया कि वो कंट्रीज़ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं उनमें हाई लेवल की वॉयलेंस देखी गई है दैन दैट दोज कंट्रीज़ जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में ज़्यादा वॉयलेंस है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा क्योस है, ज़्यादा एनार्की है। तो ये उन्होंने कहा ये कॉमन है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में हाई लेवल की वायलेंस होती है। स्टैट हमें क्या बताते हैं कि 8 आउट ऑफ 12 और 24 आउट ऑफ 60 जो वॉर्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उन्हीं स्टेट्स में हो रहे हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं उन स्टेट्स में वर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। बट उन्होंने कहा है कि ये रेट्स है जो वो डिसप्रोपोर्शनेट सा है क्योंकि मुसलमानों की जो आबादी है, जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है या उनकी प्रोपोर्शन है वो सिर्फ 1/4 है वर्ल्ड कंट्री से। This thesis is buttressed by Pakistan case. A steady and changing component of its national life is Muslim violence. Last week on Rabiul Awwal 12th, over 60 Muslims in Mastong and Hangum met a bloody end when they were suicide bombed by other Muslims. These ecstatic followers Prophet Muhammad, peace be upon him, were celebrated his birth, a centuries-old tradition, but their killers, no less fierce, were from a sect which decries such expression of joyousness as irreligious. अब उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान के केस में बताया है कि मुस्लिम वायलेंस ज़्यादा है, कंपोनेंट उनका ज़्यादा है। उन्होंने यहाँ पे एक इंसिडेंट का जो प्रीवियस वीक में
12 रबीउल अव्वल को हुआ है, उनका उनका हवाला दिया है। इससे पहले भी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, ओपिनियन पढ़ा था मस्तोंग के इंसिडेंट का, बलूचिस्तान में जो हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया रबीउल अव्वल को कि मस्तोंग में जो वहाँ पर अटैक हुआ है, सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ, उसमें 16 मुस्लिम्स की डेथ हुई है। वो फॉलोअर्स क्या कर रहे थे, वो मुस्लिम्स क्या कर रहे थे मस्तोंग में, वो क्या कर रहे थे, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि बहुत पुराना एक ओल्ड ट्रेडिशन है कि मुस्लिम सेक्ट वाले हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बट उनके ऑपोजिट जो मुस्लिम सेक्ट है, अब मुस्लिम जो नंबर ऑफ सेक्ट्स में डिवाइड है, कुछ उस हॉली प्रॉफिट की पीस बी अपॉन हिम की बर्थडे को सेलिब्रेट करना रिलीजियस कंसीडर करते हैं। कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो बहुत जो कंसीडर करते हैं कि खुशी मनाना, जॉय मनाना, इवेंट को सेलिब्रेट करना इररिलीजियस एक्ट है। सो जो कंसीडर करते थे सेलिब्रेशन को इररिलीजियस, उस सेक्ट ने उस सेक्ट पर अटैक किया है जो कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बर्थडे। सो ये क्या है, ये मुस्लिम वायलेंस है। एक ही रिलीजन से होकर, एक ही प्रॉफिट को फॉलो करके, एक ही अल्लाह की इबादत करके, एक ही रोज़ा नमाज ज़कात, हर चीज़ एक होने के बावजूद वो क्या करें, अपने ही सेक्ट वालों पर अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम बेसिक ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस की वजह से। कुछ कहते हैं कि उन्हें हमें ये बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए, जॉय मनानी चाहिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब दुनिया पर आए हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये इररिलीजियस एक्ट है। सो इस रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुस्लिम्स पर अटैक किया और मुस्लिम वायलेंस का लेवल हाई हो रहा है। While particularly grotesque incidents sometimes make it to the press, news of other brutalities generally doesn't. Non-Muslims are considerably worse than Muslims. In August, 21 churches were burned down in Jarawala by ragging TLP-led mobs. Temples and Ahmadi places of worship were routinely discarded with impunity. अब उन्होंने कहा है कि जहाँ एक मुस्लिम वायलेंस का फैक्टर है, वहाँ एक नॉन मुस्लिम वायलेंस का फैक्टर भी है, और नॉन मुस्लिम की वो कहते हैं ब्रूटलिटी वर्स होती है। अब अगस्त का इंसिडेंट उन्होंने किया है कि जो जरावाला में उन्होंने 21 चर्चेस को बर्न किया है। तो उन्होंने कहा है कि हर तरह की वायलेंस हो रही है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनमें स्पेसिफिकली हाई हो रही है। मस्तोंग में, जरावाला में क्रिश्चियन उन्होंने चर्चेस को उन्होंने बर्न किया है। तो ये क्या है, वायलेंस का लेवल ऐसे कंट्रीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर किसी एक रिलीजन की, फॉर एग्जांपल जहाँ मुस्लिम की मेजॉरिटी है। ऑथर अहमद कुरूस रिसर्च रिवील्स दैट मैनी मुस्लिम कंट्रीज शेयर पाकिस्तान्स प्रॉब्लम। उन्होंने रिसर्च किया, ऑलमोस्ट 48 कंट्रीज़, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने बताया कि तमाम मुस्लिम मेजॉरिटीज़ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनकी सेम प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान शेयर कर रहा है। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम में हमें पता है क्या क्या है, करप्शन का प्रॉब्लम है, अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है, डेमोक्रेसी सही फंक्शन नहीं कर रही है, GDP नहीं ठीक आ रही है, लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है, पर कैपिटा इनकम नहीं अच्छी आ रही है। सो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिसर्च की है, रिसर्च से पता लगे कि बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ का भी यही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान का है। कुरूस अदर स्टेटिस्टिकल डाटा covers 48 Muslim majority countries. One can see where Pakistan fits in. On average, Muslim countries have lower GNP per capita, smaller literacy rate, fewer years of schooling, fewer example of functioning democracy, authoritarian leadership is more common, rates of corruption are higher, and tax to GDP ratio is smaller. The last fact means that government drive their revenue mostly from rent, meaning exploitation of some naturally endowed resources such as oil, and geographic location. A smaller industrial base means a small value added productions. No Muslim country produce high level ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस पैसेज में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, वही जो ऊपर कुरू ने अपनी रिसर्च में बताया है कि 48 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के उसने स्टैटिस्टिकल डाटा को इकट्ठा किया। उसने कहा कि सारे एवरेज में सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का न कैपिटल पर कैपिटा अच्छा है, न लिटरेसी रेट अच्छा है, न करप्शन, उसमें करप्शन का रेट आया है, टैक्स टू GDP रेशियो इतनी कम है। फैक्ट क्या है कि वो अपने रिसोर्सेज को, ऑयल को, जोग्राफिकल लोकेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट उनको अच्छी तरह उनसे फ़ायदा नहीं ले रहे। एक्सप्लॉइट तो ज़रूर कर रहे हैं, टू लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बट उनको इस अंदाज में यूज़ नहीं करें कि वो हमें मैक्सिमम एडवांटेज दे। स्मॉलर इंडस्ट्रियल यूनिट तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्री कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने हाई लेवल टेक पर फोकस किया हो, हाई लेवल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हो, हाई लेवल टेक की बुनियाद पर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हों। What explain these negative features? Kuros rejects suggestions that Islam is caste, deeming this essentialist and unsupported by evidence. Indeed, violence is a general human problem. For the last 2 centuries, Western powers, not Muslim countries, have imposed their military domination upon the world for underdevelopment. None could have alleged this during the Islamic Golden Age. From the 9th through the 13th centuries, a period of roughly 400 years, Muslim civilization from Baghdad to Spain sparkled with enlightenment and learning. अब उन्होंने कहा है कि इनकी वजूहात क्या हैं कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसा है। तो उन्होंने कहा है कि क्या इस्लाम इसकी वजह है, क्या इस्लाम की वजह है? नो,
Islam is not the reason behind this. Islam is not the cause of these bad situations, these bad happenings. कुरु ने क्या किया, रिजेक्ट किया है कि इस्लाम इन सब की वजह नहीं है. इन सब की वजह अगर इस्लाम होती तो क्या 9वीं सदी से 13वीं सदी तक जो इस्लाम का गोल्डन एरा था, पीरियड ऑफ 400 ईयर, मुसलमानों की सिविलाइजेशन बगदाद से स्पेन तक इनलाइटमेंट हुई, स्पार्कल्ड हुई, लर्निंग हुई, तो क्या उसमें इस्लाम नहीं था? क्या उनमें इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता था? तो उन्होंने कहा कि इसका इल्ज़ाम इस्लाम पर मत दे, इसकी वजह इस्लाम नहीं है. वो कहते हैं कि अगर इसकी वजह इस्लाम है तो जो वेस्टर्न पावर में जो उन्होंने मिलिट्री रूल्स किए हैं, जो उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि गुरु स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं इस सजेशन को कि इसकी वजह इस्लाम है, इसकी वजह इस्लाम नहीं है. The causes of Muslim decline have been long debated. Mongol invasion and the advent of 18th century European colonialism remain popular explanation. While Guru admitted their importance, he contended the true reason lies everywhere. The Islamic Golden Age owed its vitality largely to independent scholars and Arab merchants who scored the words for trade and brought back new ideas. Broad-minded caliphs of that era welcomed such individuals to their courts. Muslim, Christians and Jewish scholars filled their royal courts. अब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के डिक्लाइन की फिर आखिर वजह क्या है? इस पर बहुत लंबी डिबेट चल रही है. जब मंगोल का इन्वेजन हुआ, 18th सेंचुरी आई, यूरोप की कॉलोनियलिज्म आया, तो उन्होंने कहा कि इससे बहुत सी जो सच है वो हमें हर जगह नज़र आ रहा है, हमने उस पर ऊपर फोकस करना चाहिए. क्योंकि जो इस्लाम का गोल्डन एरा था उसका अहम उसमें वाइटल ये था कि जो स्कॉलर्स थे, जो अरब के मर्चेंट्स थे, उनको वेलकम किया जाता था. जो कैलिफ्स थे वो ओपन माइंडेड थे, ब्रॉड माइंडेड थे. ब्रॉड माइंडेड कैलिफ्स थे वो क्या करते थे, जो बाहर से इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स आ रहे हैं, मर्चेंट आ रहे हैं, जो वर्ल्ड में ट्रेड करने जाते हैं, वो जब वापस आते हैं तो अपने साथ न्यू आइडियाज़ लाते हैं, न्यू व्यूज़ लाते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट आते हैं. तो जो कैलिफ्स थे उस एरा के, उन्होंने हमेशा उन स्कॉलर्स को, उन मर्चेंट्स को वेलकम किया है. और बहुत से मुस्लिम, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियन के जो स्कॉलर्स थे वो रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे. मतलब उस एरा की खासियत ये थी कि वहाँ पर जो कैलिफ थे वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, वो न्यू इन्फॉर्मेशन को, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते थे. स्कॉलर्स को अपने दरबारों में, अपने कोर्ट्स में जगह दिया करते थे, जिसकी वजह से उनमें इस्टेब्लिशमेंट होती थी, न्यू चीज़ें उनको सीखने के लिए मिलती थी. और वो नेक्स्ट अगर वो चीज़ अच्छी है स्टेट के लिए तो उन चीज़ों को स्टेट पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता था. But around the 11th century, rulers and usurpers discovered the usefulness of clerics in endowing legitimacy to their rule. And ulama state-alleged alliances emerged, hugely empowering the ulama. The number of clerics surrounding the caliph shot up, but that of merchants and independent scholars dwindled. By the 12th century, clerics were firmly in the. अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि 11th सेंचुरी में क्या हुआ. उलमा ने, क्लैरिक्स ने इंट्रोडक्शन ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन पावर में. उलमा ने क्या किया, स्टेट के साथ अलायंस करनी स्टार्ट कर ली. उलमा ने क्या किया, उलमा को एम्पावरमेंट होना स्टार्ट हो गई, एम्पावरिंग होना स्टार्ट हुआ. उलमा का रोल क्लैरिक से ज़्यादा हो गए. कैलिफ ने क्या किया, अपने इर्द गिर्द मुल्ला हज़रात को जमा करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ स्कॉलर्स की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई और क्लैरिक्स, मुल्ला, मजहबी हज़रात की वैल्यू ज़्यादा होने लग गई. उन्होंने क्या किया, स्कॉलर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. नंबर ऑफ स्कॉलर्स कम होना शुरू हो गए रूलर्स के साथ, बट रूलर्स ने अपने साथ क्लैरिक्स को, क्लर्गी को, मुल्ला हज़रात को ज़्यादा अपने साथ देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी पावर में डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ. द इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम सोसाइटी वाज कैटास्ट्रोफिक. एज जस्ट वन एग्जांपल, इन टर्की इन्फ्लुएंशियल उलमा डिक्राइड द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय गुटेनबर्ग इन 1436 एज द डेविल मशीन. इट वाज फाइनली डीम्ड शरिया कंप्लीट इन 1727, a whopping 293 years later. Consequently, while the literacy rate in Europe of the 1800s stood at around 31%, that in the Ottoman Empire was pitiful 1%. Clerical resistance also delayed banking by about 3 centuries. The very first bank in the Muslim country was the Imperial Ottoman Bank 1856, followed by the Egyptian Arab Land Bank 1880. अब उस क्लैरिक्स का, उन मुल्ला हज़रात का, वो कंजर्वेटिव माइंडेड रिलीजियस पीपल जो कि रूलर्स के साथ अटैच हुए, इनका क्या इफेक्ट हुआ कि मुसलमानों पर उनके बहुत ख़तरनाक असरात हुए. इतने ज़्यादा ख़तरनाक हुए कि तुर्की की आप एग्जांपल ले लें, जो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई 1436 में, गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया. तो जो उनके मुल्ला थे, ओटोमन एम्पायर के जो क्लैरिक्स थे, उन्होंने रूलर्स को कहा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये एक डेविल मशीन है. सो क्या किया, डेविल मशीन, प्रिंटिंग प्रेस की इजाज़त नहीं दी गई टर्की में. सो जब उसके 293 ईयर्स के बाद जब 1800 में ही देखा गया कि अबाउट यूरोप में 31% लिटरेसी रेट है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर में सिर्फ 1%. उसकी वजह क्या थी कि प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने नहीं आने दिया. टर्किश में, ऑटोमन एम्पायर में उनको नहीं इजाज़त दी गई कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को एक डेविल मशीन करार दे दिया, जो कि लोगों को ख़राब करेगा, लोगों को बिगाड़ेगा. सो इसकी यही बेसिक वजह है, क्लैरिकल माइंड सेटअप जो कि लोगों के दरमियान प्रीवेल होने लग गया, क्लैरिकल माइंड सेट. तो ये बहुत बड़ी वजह थी. इसकी एक और एग्जांपल ये है कि जो क्लैरिकल रेजिस्टेंस थी, उन्होंने क्या किया, बैंकिंग नहीं बनने दी 3 सेंचुरीज़ तक.
3 सेंचुरीज तक उनमें ऑटोमन एम्पायर में बैंक बनने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन सबसे पहला बैंक बना ऑटोमन बैंक 1856 में, फिर उसके बाद इजिप्शियन लैंड अरब लैंड बैंक 1818 में। तो बहुत अरसा बाद वहाँ पे बैंकिंग, मतलब कि इकोनॉमी का सिस्टम एक दफ़ा उन्होंने स्पॉइल किया, एजुकेशनल सिस्टम भी क्लैरिक्स की वजह से स्पॉइल हुआ। Kuro insists that the ulama state alliance is neither an essential part of the Quran and Hadith nor a permanent feature of Islamic history. He may be right. Indonesia's largest Muslim political party, the Nahdlatul Ulama, with a membership of around 40 million, has a manifesto that pledges to uphold pluralistic democratic values and seek to curb radicalism, extremism and terrorism. अब कुरू ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो उलमा की और स्टेट के गठजोड़ है, उनका जो अलायंस है, ये ना ही इसको कुरान में मेंशन किया गया है, ना हदीस में मेंशन किया है, ना ही ये इस्लामिक हिस्ट्री का परमानेंट फीचर है। हमें क्या कहते हैं, ना ये इस्लाम में इसका हुक्म है कि उलमा का स्टेट के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, ना ही कुरान में, ना हदीस में, ना इस्लामिक हिस्ट्री का कोई फीचर है। तो कहते हैं कि शायद ये सही भी है, क्योंकि इंडोनेशिया की जो सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है जिसमें अबाउट 40 मिलियन लोग हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है? उनका मैनिफेस्टो है कि हम एक प्लूरलिस्टिक रेजीम कायम करेंगे, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे, हम एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करेंगे, रेडिकलिज्म को कर्ब करेंगे, टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। तो उलमा का स्टेट के साथ अलायंस एक ज़रूरी फैक्टर नहीं है। The Ulma State Alliance exists in the starkest form of Pakistan. Starting in the 1980, Pakistan journals and clerics become symbiotically linked via the Afghan and Kashmir Jihad. Madrasa became the jihad factories that successfully forced out the Soviet and eventually installed the Taliban in Kabul. But this alliance devastated Pakistan society. The 2007 Lal Masjid insurrections turned Islamabad into a war zone, leaving hundreds dead. It showed how important the state had become when confronted by the force it had nurtured. अब यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो उलमा स्टेट की अलायंस है पाकिस्तान में बहुत स्टार्ट से देखी जा रही है। 1980 में जब पाकिस्तान के मुला हजरात, पाकिस्तान के जर्नल्स ने अफ़गानिस्तान में वॉर को, कश्मीर में वॉर को जिहाद के साथ ज्वाइन कर दिया। मदरसा जो एक जिहाद की फैक्ट्री बन गया, सोवियत वॉर में जिहाद को यूज़ किया गया, तालिबान, काबुल, ये सारी की सारी चीज़ें जिहाद के साथ जोड़ दी गई। तो ये जो अलायंस थी, इसने क्या किया, पाकिस्तान की सोसाइटी को डिवास्टेटेड कर दिया। फिर जब 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद की बगावत हुई तो इस्लामाबाद एक वॉर जोन बन गया। लाल मस्जिद की बगावत हुई तो इस्लामाबाद एक वॉर जोन बन गया, बहुत सैकड़ों लोगों की डेथ हुई। तो इससे ये जाहिर हुआ कि एक स्टेट के लिए कितना मुश्किल होता है उन लोगों को हैंडल करना जिनकी स्टेट ने खुद तरबियत की है। स्टेट उनके सामने बहुत कमज़ोर हो जाती है जब वो लोग उनके सामने है जिसकी तरबियत भी खुद स्टेट ने की है। दैट इम्पोर्टेंस इज़ glaringly evident today as well. Even in heavily policed Islamabad, every 2 of the 3 mosques and madrasa are built on encroached land. Civic authorities stand helpless before this anarchy, unable to demolish hastily constructed structures. ये इम्पोर्टेंस, ये जो हमने बुज़दिली दिखाई है, नामर्दी दिखाई है, ये आज भी बहुत वाज़ेह है। इवन कि इस्लामाबाद, हैविली पुलिस्ड इस्लामाबाद में हर 2 से तीसरी में से, हर तीनों में से, मतलब एवरी 2 ऑफ 3, हर 3 में से जो 2 मस्जिदें हैं वो कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर बनाई गई हैं। और जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो बेबस हैं कि वो अनारकी के डर से, इंतशार के डर से उनको कंस्ट्रक्टेड की हुई जल्दी में बनाएगी मसाजिद को, जल्दी में बनाएगी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती, डिमोलिश भी नहीं कर सकती। Government attempt to have the same prayer times for all mosques in Islamabad have also been founded. Madrasa reforms is dead in water. Instead, now that the single national curriculum is being imposed, regular school have become like madrasas. Religious fanaticisms, like every deadly infectious disease, spread when those in part deliberately employ faith to further their political ambitions. Pakistani politicians freely pander to hair-brained clerics and their hate-filled rants. Amongst others, Zulfikar Ali Bhutto, Nawaz Sharif and Imran Khan reaped benefits from this strategy, but the cost was paid by society. Consequently, more and more of Pakistan's population is ready to lynch first escalator. Even our friends fear us. Last but not the least, गवर्नमेंट की कोशिश है कि सारी मसाजिद में इस्लामाबाद में एक ही नमाज का टाइम दिया जाए। मदरसे के लिए जो रिफॉर्म्स हैं वो पानी में जा चुकी हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, डेड हो चुकी हैं सारी की सारी रिफॉर्म्स। अलबत्ता ये जो उन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट किया है, सिंगल नेशनल करिकुलम, इससे क्या हुआ है कि जो रेगुलर स्कूल थे वो भी सारे मदरसे की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। सो रिलीजियस के जो अदारे हैं वो क्या कहते हैं कि रिलीजियस के जो इंतहा पसंदी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, वो एक इन्फेक्शस डिजीज़ की तरह फैली जा रहा है और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उसको अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस क्या करें, उनको अपने उन अकीदे को बुरा तब होता है जब पाकिस्तान के ख़ुद अपने लीडर्स उन अकीदे
अकायद को अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए यूज़ करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान ने इस स्ट्रेटजी से बहुत से बेनिफिट लिए हैं, मतलब कि मज़हब को यूज़ करके, क्लैरिक्स को यूज़ करके, अकायद को यूज़ करके बहुत बेनिफिट लिए हैं, लेकिन उसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? सोसाइटी को। दिस कॉस्ट वॉज पेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, पाकिस्तानी इवन दो कि हमारे फ्रेंड्स भी हमसे फेयर खा रहे हैं, हमसे डर खौफ खा रहे हैं कि उनको फेयर है पाकिस्तानी स्टेट से। क्यों हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, मुस्लिम वायलेंस बहुत ज़्यादा है, नॉन मुस्लिम वायलेंस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स द रीज़न ऑफ लो इन्वेस्टमेंट नहीं गई तो इकॉनमी फ्लोरिश नहीं करेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। सो ये सारी की सारी रीजंस एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। एक को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी को थर्ड। सो अगर इन सब को सॉल्व करना है तो रूट काज पे हमने फोकस करना होगा। रूट काज के ऊपर सबसे पहले हम फोकस करेंगे, तभी हम मूव फॉरवर्ड करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे ओपिनियन। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।